नमस्कार। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। हम अपना पेपर सॉल्व कर रहे थे लेवल 2 का, जो 7 फरवरी 2016 को हुआ था। तो आज हम उसमें जो है 61 क्वेश्चन करेंगे अपना सॉल्व। हमने जो 60 तक हमारे मैथ्स का पोर्शन था, मैथ और साइंस में, वो हमने कर लिया था। और अब हम जो है साइंस वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे 90 क्वेश्चन है, 30 नहीं, टोटल 30 क्वेश्चन है 90 तक। कल हमने 30 किए थे, आज हम आगे के 30 करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर से जो है फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। एट द ऑनसेट ऑफ पबरिटी, यानी कि जब यौवनारंभ, यानी कि जब पबरिटी होती है ये मादाओं के अंदर अंडाशय में। द साइज ऑफ ओवरीज इन फीमेल्स, ए ऑप्शन है, ए दिया हुआ यहाँ पर। एंड प्रोड्यूस डैश, इसमें बी लिखा हुआ है। इन मेल्स सी, सी में यहाँ पर क्या आएगा ये आपको लिखना है। इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट, द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय डैश। तो आपको सही उत्तर भरना है भाई, यौवनारंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार डैश जाता है और डैश उत्पन्न करता है। नर में वृषण द्वारा डैश उत्पन्न होता है और इन हार्मोनों का उत्पादन डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अंडाशय होता है मादाओं का यौवनारंभ में, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो बढ़ना कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, वो जो है यानी कि आपका एनलार्ज कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, और डैश उत्पन्न करता है। भाई क्या उत्पन्न करता है ये एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है। तो एस्ट्रोजन कहाँ पर लिखा हुआ है, बी यहाँ पर लिखा हुआ है, बी में एस्ट्रोजन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वही करेक्ट हुआ। आपको दो से पता चल गया आपका सही क्या है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 62। 62 में कह रहा है, ए सर्किट comprising three identical bulbs and a switch is connected in different arrangements as given below. In which arrangement will the bulb glow with the brightest? ठीक है, glow the brightest। तो इसमें जो है अरेंजमेंट कर रखी है इस टाइप से आपकी। अरेंजमेंट ए में तो ऑल बल्ब जो है वो सीरीज में है, और जो अरेंजमेंट बी है उसमें ऑल बल्ब पैरेलल है, ठीक है। और फिर अरेंजमेंट जो सी है उसमें टू बल्ब इन पैरेलल कनेक्टेड इन सीरीज विद द थर्ड बल्ब। एंड द अरेंजमेंट डी में क्या, टू बल्ब इन द सीरीज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द थर्ड बल्ब। तो यानी कि जो बल्ब है आपके वो किस में सबसे ज्यादा जलेंगे, भाई जो पैरेलल में लगे होंगे तब जलेंगे वो। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 वो सही है। जब पार्श्व क्रम में लगे होते हैं बल्ब तो तब वो जो है सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा जलते हैं, ठीक है। आगे आपके पास 63। में देखिए आपके पास क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास अजर्शन ए गिवन है, अजर्शन आर गिवन है। जब भी आपको अजर्शन गिवन हो आप उसको ध्यान से पढ़ो, सही है तो आप आगे उसके क्यों की लगा करके रीजन को उससे अटैच करके देखो, और अगर गलत है तो वो गलत है, ठीक है। अब देखो इस पे क्या दिया हुआ है अजर्शन ए में, एंडो एनोडाइजिंग इज ए मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम द कोरोजन, ठीक है। आप मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए जो है एनोडाइजिंग मेथड का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो सही बात है भाई, हम करते हैं। आगे दिया हुआ है रीजन, क्योंकि यानी कि बिकॉज एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक। ऐसा नहीं होता है, जिंक की कोटिंग जो है एनोडाइजिंग में नहीं लगती है, ठीक है। तो अब इसमें जो है भाई आपकी ए तो सत्य है यानी कि ट्रू है, और आपका आर क्या है वो फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है आपका हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 64।
उसमें कह रहा है व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज। तो आपको पता, ये तो बचपन से पता होता है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरे में लिखा ऑप्शन में, अभिक्रिया के कारण, यानी ड्यू टू रिएक्शन विद द हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एयर, जो आपके सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, वो आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है आपके पास 65। में देखिए, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग टेबल। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, अमोनियम क्लोराइड लेफ्ट में देखो, और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपको इसमें ए बी और सी ये बनाने हैं। तो अब देखो, आप अगर एसिड आपका HCl है और आपको अमोनियम क्लोराइड बनाना, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, NH4 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, NH4, तभी तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। आगे आपके पास सोडियम नाइट्रेट आपको बनाना है, तो सोडियम होना चाहिए यहाँ पर, तो NaOH आएगा यहाँ पे। फिर आगे क्या दिया हुआ है, आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है। सोडियम क्लोराइड बनाना है तो एसिड क्या लगेगा भाई, HCl बनेगा, और बेस क्या बनेगा, NaOH बनेगा। तो कहां पर ये लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं, वही करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका 66। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, ए फ्यू स्पून्स ऑफ शुगर आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर टू प्रिपेयर ए कंसंट्रेटेड शुगर सिरप। चीनी की एक सांद्रपित सिरप है आपके पास, कंसंट्रेटेड सिरप बनाने के लिए आपने जल में कुछ चम्मच चीनी घोल दिया है। स्टेप 2 है, द शुगर सिरप इज हीटेड, फिर आपने उसको हीट कर दिया ऑन लो फ्लेम टिल इट कैरेमलाइज, जब तक ये कैरेमलाइज नहीं होती। चीनी के सिरप को आप धीमी आंच पर कैरामेलीकरण करने के लिए गर्म कर दिया। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहली बात तो ये, जो आप जब चीनी मिलाते हो किसी भी चीज के अंदर, यानी कि पानी के अंदर मिलाया है अगर आपने, तो फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल चेंज हो जाता है वो। तो फिजिकल चेंज कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है भाई, एक तो पहले में लिखा है कि पहले वाला आपका फिजिकल चेंज है, एक थर्ड वाले में। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, कैरमलाइज कर रहे हो उसको। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर केमिकल चेंज कर रहे हो। तो आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, केमिकल चेंज कर रहे हो, क्योंकि कैरमलाइज जो है वो क्या है, केमिकल चेंज है। फिर इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले वाले स्टेप में फिजिकल चेंज, दूसरे वाले में केमिकल चेंज, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यस, यही सी आपका। अब नेक्स्ट है आपके पास 67। चलिए 67 में क्या है किसी तत्व के आयतन में दो धन आवेश है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज द टू पॉजिटिव चार्जेस। द मास नंबर ऑफ द एटम इज 27। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14 है। आगे व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये आपको पता लगाना है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो 11 होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है आपके पास 68। आपके पास क्या रहा है 68 वाले में, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू 3 मीडिया ए बी एंड सी with different optical densities. Refer to the table given below and identify x, y, z and w. तो आपको इसमें एयर टू मीडियम ए बी और सी दिया हुआ है, और राइट में आपको ये चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट x है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर फिर y दिया, उसमें नो चेंज लिखा हुआ है। यानी कि आपको x की जगह y की जगह w की जगह z की जगह भरना है, और जब वेवलेंथ होगा तब क्या होगा ये आपको भरना है। तो देखिए जैसे ही आप एयर टू मीडियम करोगे, तो जब चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट करोगे तो x में अगर आपकी इंक्रीज रिमेन सेम रह रही है, तो आप x क्या होगा आपका, वो क्या करेगा आपका,
डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर है आपके पास y लिखा हुआ है और फिर नो चेंज लिखा है, फिर w लिखा है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पूछी हुई है। जब चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है तो रिमेन अनचेंज रहेगा y की जगह, नो चेंज आ जाएगा मीडियम b के अंदर, ठीक है। और मीडियम जो c है जहां पर आपका रिमेन्स द सेम लिखा हुआ है लाइट के टाइम पर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए आपका क्या बनेगा, स्पीड के लिए तो भाई रिमेन्स द सेम है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए भाई वो क्या रहेगा, वो रिमेन्स अनचेंज्ड ही रहेगा, ठीक है, वो सेम ही चलता रहेगा फ्रीक्वेंसी में। फिर है आगे आपके पास नेक्स्ट, चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट है। फर्स्ट जब एयर टू मीडियम ए है तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो एयर टू मीडियम बी में क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ है। और फिर एयर टू मीडियम सी में क्या हो जाएगा भाई आपका, वो जो है रिमेन वो नो चेंज है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो इसमें क्या कह रहा है, ये प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण है, वायु से विभिन्न प्रकाशिक घनत्वों के 3 माध्यमों ए बी और सी से यात्रा कर रही है। नीचे दी गई सारणी आपको भरनी है कि भाई एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को भरना है आपको, ठीक है। तो देखिए प्रकाश की चाल में परिवर्तन है, प्रकाश की आवृत्ति में, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में है, ठीक है। तो यानी कि आवृत्ति का मतलब क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या है, वेवलेंथ है। वायु से जब मीडियम ए में जा रहा है वो, तो क्या हो रहा है भाई उसके अंदर, वायु से मीडियम ए में जाएगा तो क्या होगा उसके अंदर, किसी भी मीडियम में जाएगा तो वायु जो है हल्की होती है, बाकी का कोई भी मीडियम है अगर आपके पास कोई दूसरा तो वो भारी होता है, तो उसकी चाल में क्या होगी भाई, कमी आ जाएगी, ठीक है, चाल में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। फिर क्या होगा, वो इसी में आगे बढ़ रहा है, अब उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति तो अनचेंज होगी, वेवलेंथ वो उसकी फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब दूसरे केस में देखिए, जब आपकी वायु जो है बी माध्यम में जा रही है, प्रकाश की चाल वृद्धि कर रही है, तो यानी कि वायु से भी हल्का है वो, कोई ऐसा मीडियम है जो वायु से भी हल्का है, और उस टाइम पर उसकी आवृत्ति जो है वो एक जैसी है, फ्रीक्वेंसी भी उसकी पहले जैसी रही है, तो इसका मतलब जो उसकी वेवलेंथ होगी तो उसमें क्या चेंज आएगा भाई, वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी उस चेंज में, क्योंकि देखो वो मीडियम जो है पानी से भी हल्का है, ठीक है, रेयरर है। फिर आगे आपका सी मीडियम कह रहा है, वो जैसी वो वायु में है वैसी वो सी में है, जो वायु जैसा ही मीडियम है पर स्पीड के टाइम पर, तो W क्या होगा, W में कोई चेंज होगा ही नहीं, अपरिवर्तित रहेगी W, क्योंकि वेवलेंथ तो वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि जो मीडियम वैसे का वैसे, पानी जैसा ही, एयर जैसा ही मीडियम है, तो आगे क्या है, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो बस ये ऐसे समझते हैं, ठीक है, रेयर टू डेंसर वाला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, थर्ड आएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका सिचुएशन ए दी हुई है, ग्रोथ एंड ब्रांचिंग ऑफ द रूट्स इन द ए होरिजन एंड बी होरिजन इज एडवांटेजियस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे सिचुएशन बी में कह रहा है आपको, सी होरिजन इज रिच इन द ह्यूम्स विच मेक सॉइल सॉफ्ट एंड पोरस, नहीं ये ठीक नहीं है, तो आपका जो है सिर्फ यही ठीक है, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, ओनली सिचुएशन ए इज ट्रू। आगे आपके पास नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए आप क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आप you are provided with the China rose indicator. In the first test tube you add the 2 drops of the solution A and observe no change, कोई change नहीं हो रहा in the color of the solution. In the second test tube you add 2 drops of the solution B and get green, और solution green color का हो गया. In the third test tube you add 2 drops of the solution C एंड गेट द मेजेंटा, यानी कि डार्क पिंक कलर, एक बार में ग्रीन है, एक बार में आपका क्या डार्क मेजेंटा है, और जो सबसे पहली वाली कंडीशन में उसमें कोई चेंज नहीं है, तो जब चेंज नहीं है तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल अब कहाँ पर लिखा हुआ आपका, एक थर्ड ऑप्शन में न्यूट्रल है और एक फोर्थ ऑप्शन में न्यूट्रल है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब भी ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से होगा,
ग्रीन कलर जो है वो बेस की वजह से होता है। या आप ये देख लो, जब भी लाल लाल सा डार्क डार्क सा कलर होगा तो किससे अटैच करता हुआ है, वो जो एसिड से अटैच करता हुआ है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। तो पहले में तो न्यूट्रल है, जनरल सी बात है, हमें पता चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। जिसके अंदर ग्रीन कलर आ जाता है वो बेसिक होता है, जिसके अंदर रेड कलर या मेजेंटा पिंक कलर तो वो एसिडिक बिहेवियर का होता है। अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है देख लो, ये ऑप्शन नंबर 3 में लिखे हुए हैं, तो यही करेक्ट आपका। आगे आपके पास 71, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रही है आपकी, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव नॉन जीरो मैकेनिकल एनर्जी बट जीरो मोमेंटम, किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कैन डू जीरो वर्क इवन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो, यानी कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया, तो 3 जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 72, में कह रहा है भाई, टू आइडेंटिकल मेटल कंटेनर्स आर टेकन, ले लिया आपने एक जैसे कंटेनर मेटल के, कंटेनर ए इज पेंटेड ब्लैक एंड कंटेनर बी इज पेंटेड व्हाइट ऑन द आउटसाइड ऑफ द सरफेस, बाहर से एक को आपने ब्लैक कर दिया पेंट और दूसरे को व्हाइट कर दिया। स्टेप 1 कह रहा है बोथ द कंटेनर्स आर केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट, आप दोनों को डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो, ठीक है। दूसरे में कह रहा है आफ्टर फ्यू आवर्स बोथ द कंटेनर्स आर केप्ट इन द शेडी एरिया, और बाद में आपने दोनों को जो है छाव में रख दिया, ठीक है। 2 कंटेनर लिए, ब्लैक और व्हाइट कलर कर दिया, धूप में रख दिया और फिर शेडी एरिया में रख दिया। आगे कह रहा है कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी इसमें, कंटेनर ए विल गेन द हीट फास्टर देन द कंटेनर बी वेयर एज द कंटेनर बी विल लॉस द हीट फास्टर देन द कंटेनर ए, ये गलत है। दूसरा कह रहा कंटेनर बी विल गेन द हीट फास्टर देन द कंटेनर ए वेयर एज द कंटेनर ए विल लॉस द हीट फास्टर देन द कंटेनर बी, यानी कि आपका जो पात्र बी है पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, बी पर व्हाइट आपका, और जबकि पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा को खो देगा, नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है। आगे थर्ड दिया कंटेनर ए विल गेन एज वेल एज लॉस ऑफ हीट फास्टर देन द कंटेनर बी, भाई जो कंटेनर ए है ना आपका वो बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से उष्ण ग्रहण करेगा और खोएगा भी, यस, क्योंकि उस पर क्या है ब्लैक कलर हुआ है, तो आपका जो है ये 3rd वाला करेक्ट है इसमें ऑप्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं 73, why is it difficult to cut with a blunt knife as compared to a sharp one, भी जो आपका खुरखुरा सा चाकू होता है कुंद वाला, आप उसे लेट जो है अपना काट पाओगे बजाय शार्प के, ऐसा क्यों होता है, ये तो सभी को पता है भाई, क्योंकि उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, संपर्क क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता है, जो आपका शार्प नाइफ होता है। नहीं वो क्या कहते हैं, जो आपका वैसे वाला नाइफ होता है खुरखुरे वाला खराब जो हो जाता है, तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाने के कारण जो है वो हमें से डिफिकल्टी होती है उसे काटने में, ठीक है, तो आपका 3rd जो है वो करेक्ट है। आगे 74 आपका, which of the following can be used to increase the strength of the electromagnet, किसका यूज होता है, तो सभी को पता है भाई फ्लो ऑफ करंट की वजह से होता है, जितना करंट ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट ही करेक्ट है। आगे आपके पास 75 है, which of the following is a set of organs that do not contribute to the digestive system, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें कौन सा नहीं होता, तो अब आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो है इसमें बुक्कल कैविटी, ओस्फागस और रेक्टम, और दूसरे में दिया हुआ है ओस्फागस और लार्ज इंटेस्टाइन
तीसरे में दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। चौथे में दिया है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑस्फेगस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास 76, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को रीड करना है। ए स्टेटमेंट कह रही है अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात कही हुई है। दूसरा दिया टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू द गिल्स एंड डज नॉट हैव लंग्स। ये भी सही बात है, टैडपोल जो कछुए जैसा होता है। आगे सी दिया हुआ है आपको स्नेक ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव द लंग्स। एक मिनट जरा ध्यान दे लूं मैं। क्या स्नेक अपनी त्वचा से जो है के माध्यम से श्वास लेता है और उसके फेफड़े नहीं होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट है। ए और बी आपके ट्रू है, सी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। आपके पास एक्स दिया हुआ है द पार्ट व्हिच प्रोड्यूसेस pollen grain, वाई दिया द पार्ट वेयर द फीमेल गैमेट इज फॉर्म, जेड दिया हुआ है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर pollen grains germinate और डब्ल्यू दिया हुआ है द पार्ट ऑफ द फ्लावर व्हिच अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स। तो इसमें कौन सा आएगा आपका? देखिए जो आपके पास है दिया हुआ द पार्ट विच प्रोड्यूसेस pollen grain वो होता है एंथर आपका। द पार्ट वेयर द फीमेल गेमेट इज फॉर्म वो ओवेरी है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर pollen grains germinate वो आपका स्टिग्मा है। और पार्ट ऑफ फ्लावर्स विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स वो आपका पेटल्स है। तो ये ऑप्शन कहां पर लिखे हुए हैं? थर्ड में लिखे हुए, वही आपका सही है। फिर 78 आपका रीड करनी है आपको एजर्शन। पहले में लिखा हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंट द डिजीज ऑफ डेथ। यस सही बात है, बिकॉज सीवेज इज अ सॉलिड वेस्ट विच कॉजेज द वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन। ये गलत है, तो ए सही है और बी गलत है। आपका कहाँ लिखा हुआ है? थर्ड में लिखा हुआ है, तो थर्ड ही आपका ठीक है। आगे आ गया 79, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए दिया है, ए जो है आपकी उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई स्पाइरेकल्स एंड स्टोमेटा आर पोर्स through which insects and leaves exchange gases respectively. Yes, the spiracles in an insect are more in number as compared to stomata in a leaf. गलत है। आगे दिया है both the stomata and the spiracles are present on the lower surface of the leaves and insects lower surface and insects body respectively। गलत है, स्टोमेटा इंसेक्ट्स में कहाँ होता है? तो आपका बी और सी तो गलत है, ए सही है। कहाँ पर है लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर 4 में, वही ठीक है आपका। फिर आपके पास 80, में क्या लिखा हुआ है आपके पास? फिल इन द ब्लैंक एंड विद द करेक्ट आंसर्स। ए ये दिया हुआ है आपको, बी और सी और डी और ई आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। क्या है आपके पास इसमें? डैश पुशेस द ब्लड इनटू द पुल्मोनरी आर्टरी। तो कौन सी है जो पुल्मोनरी आर्टरी में जो है
ब्लड को ले जाती है, राइट वर्टिकल है। फिर डैश टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो ऐसी कौन सी चीज है जो भाई डीऑक्सीजन ब्लड को हार्ट से लेकर लंग्स में पहुंचाती है? वो पुल्मोनरी आर्टरीज है। सी ए डैश रिटर्न ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। अब लंग्स से हार्ट में कौन लेकर के जाएगा? वो पुल्मोनरी वेन्स लेके जाएंगी। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर आपके पास, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ब्लड फ्लोज टू द डैश। कहाँ फ्लो करता है? लेफ्ट वर्टिकल में फ्लो करेगा। फिर डैश रिसीव ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन सी भाई? राइट ऑरिकल करती है ये। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं सभी के सभी? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। एक मिनट, थर्ड ही है ना? थर्ड ही तो है। चलो अब आगे चलते हैं 81 में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अजर्शन लिखी हुई है, हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज व्हिच इन टर्न बिकम्स लॉज। गलत। साइंटिफिक बिकॉज साइंटिफिक लॉज सच एज लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आर एब्सोल्यूट। ये भी गलत है। निरपेक्ष नहीं होता ग्रेविटेशन का नियम, ठीक है। आगे तो दोनों दोनों असत्य कहाँ है? फोर्थ में है, फॉल्स ईयर है। तो फोर्थ ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है आपके पास Sheena writes the following statements in her book. A1 है, cactus is a desert plant। ठीक है, cactus is a desert plant। यानी कि ये कैसे पता चल रहा है आपको कैक्टस का? आप अनुमान लगा रहे हो इसके बारे में। तो फिर दूसरा है, डेजर्ट प्लांट हैज वेरी स्मॉल साइज लीव्स। ये तो देखने से पता चल जाता है। तो इसमें आप देख रहे हो, इनके ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हो। फिर आपके पास है दूसरे का ऑब्जर्वेशन। कहाँ लिखा है दूसरे का ऑब्जर्वेशन? एक तो फर्स्ट में है और एक फोर्थ में है। थर्ड लिखा है, स्मॉल साइज लीव्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ द वाटर। ये क्या है आपका? ये एक हाइपोथेसिस है आपकी। तो यानी कि पहले में इन्फेरेंस, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम 83 पे। 83 में लिखा हुआ है, which of the following cannot be regarded as a testable question? What is the effect of the cigarette smoke on lungs? How does flu affect the human immune system? What will fossil fuel run out? यही है भाई, जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे, हमें क्या पता कब खत्म हो जाएंगे। तो इसने कैन नॉट पूछा ना, तो यही आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर है आपका नेक्स्ट, रीड करना है आपको। ए टीचर अरेंज ए फन ट्रिप टू द कुतुब मीनार फॉर हर लर्नर्स। एक टीचर अपने लर्नर्स के लिए कुतुब मीनार का ट्रिप अरेंज करती है। द लर्नर्स सॉ द आयरन पिलर इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स। वो आयरन पिलर को देखते हैं। टीचर आस्क द लर्नर्स नोट डाउन द डिटेल्स डिस्प्ले अबाउट द पिलर दैट इज 1600 इयर्स ओल्ड। ये 1600 साल पुराना है आपका पिलर, रस्ट रेजिडेंट, और इस पर कभी भी जंग नहीं लगता है। She also asked them to write those iron items in their houses. क्या आपको जो अपने घर के भी आयरन आइटम्स दिखते हैं, which are being used regularly, जो रेगुलरली यूज हो रहे हैं, and are rusted, जो जंग लग गई है, and think of the causes, और आप उसके causes को सोचोगे of rusting and ways to prevent rusting, और इसको जो है कैसे दूर रखा जा सकता है रस्टिंग को, आप इसके बारे में भी जो है वो विचार करोगे। तो इसमें आपका कौन सा आएगा भाई? आप सबसे पहले तो क्लासिफाई करोगे अपनी चीजों को, आप देखोगे फिर उन्हें, और फिर आप उसके ऊपर जो अपने हाइपोथेसिस का निर्माण करोगे, यानी कि अपनी परिकल्पना का निर्माण करोगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो करेक्ट है। फिर आपके पास नेक्स्ट 85 है। चलिए 85 को करते हैं। 85 में लिखा हुआ है, which of the following does not satisfy
Process validity of science curriculum as recommended by the National Curriculum Framework 2005. अब इसमें दिया है सबसे पहले विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामानों की अमलता और क्षारकता की जांच कर रहे हैं। दूसरा दिया है विद्यार्थी विद्युत परिपथ के दो खुले सिरों के रबर का एक टुकड़ा, बालों की पिन और सीसा जोड़ने के संभावित प्रतिफलों की चर्चा कर रहे हैं। तीसरा लिखा विद्यार्थी सूखे सूती कपड़े और आर्द्र रुई में रखे बीजों के अंकुरण के लिए परिकल्पना को विकसित करने में संलिप्त है। चौथा दिया विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें कौन सा वैलिड नहीं है भाई? इस प्रोसेस में आप पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की बात कर रहे हो, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 ही गलत है। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल कभी भी जो है 8th क्लास के बच्चों तक नहीं आते हैं। अब है आपके पास 86 है The science textbook often include interesting anecdotes from the past. One such story is that of the accidental discovery of the silk in China and the role of the travelers and traders in the introducing silk to the rest of the world through the Silk Route. विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्राय ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसी एक कहानी है चीन के रेशम की आकस्मिक खोज की और सिल्क रूट के माध्यम से बाकी दुनिया के रेशम से परिचय कराने में यात्री और व्यापारियों की भूमिका की। तो आपको जो है ये बताना है which objectives of the science teaching learning are being fulfilled by the including the above in the textbook। ठीक है, क्या है भाई? सबसे पहले ए है आपका, ए है आपका इसमें दिया हुआ कि भाई टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, आगे इसने हमसे इंक्लूडिंग पूछा है ना। ठीक है, टू डेवलप ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, नो। टू डेवलप एन एप्रिशिएशन ऑफ हाउ साइंस इज सोशली एंड कल्चरली इम्पेंडेड, ये सही बात लिखी है कि इसकी सराहना विकसित करने के लिए कि कैसे विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सन्निहित यानी कि अंतर स्थापित है। ठीक है, ये सही है इसके अंदर। अभी आगे देख लेते हैं क्या क्या सही है। क्या आप इसमें कोई ऐतिहासिक बात का जिक्र आया है? हाँ, इसमें चीन का जिक्र आया, तो बी ऑप्शन भी आपका ठीक है। और आगे इसमें और क्या दिया हुआ है देखते हैं। चलो डी ऑप्शन क्या दे रहा है कि आनंदमय कहानी, नो, इसमें आनंदमय बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं है इसमें। तो इसमें जो है आपका डी तो कहीं नहीं आएगा। डी जहाँ जहाँ पर वो सब काट दो। तो पहला भी कट गया, दूसरा भी कट गया, चौथा भी कट गया, तो तीसरा ही ऑप्शन बचा है आपका, तो थर्ड ठीक है आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following tasks would not contribute to developing the scientific temper among the students? Providing hands-on the experiences to students, emphasizing the historical aspects of the development of the scientific concept. ये दोनों तो सही है। Reading out the tenets of the nature of science. Reading out ये गलत लिखा हुआ है इसमें, तो थर्ड ही आपका गलत है। आगे आपके पास 88 में लिखा हुआ है which of the following is the most appropriate strategy to introduce the physical properties। चलो मैं नीचे देख लेती हूँ, एक बार हिंदी वाला पढ़ लेती हूँ। कक्षा 7वीं है कि विद्यार्थियों को धातु और धातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? शामपट पर धातु और धातुओं के भौतिक गुणों के बीच के अंतरों को सूचीबद्ध करना गलत। धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के विद्यार्थियों के दैनिक अनुभवों पर परिचर्चा करने की पहल करना, सिर्फ पहल। गुंजायमान कर्तनांक और गलनांक शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, गलत। फोर्थ है विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना और उन्हें धातु और धातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना कि भाई आप जो है खुद से इसको डेड्यूस करके लेके आओ। यस, लर्निंग बाय डूइंग, वेरी गुड। तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है
89. Read the following statement. Systematic S1 है, systematic experimentation है. Need to be introduced in the upper primary stage to verify the theoretical principle. No, upper primary में ये नहीं आ सकता. Second, their activities and experimental evidence play an important role in understanding nature of science. Yes, ये सही बात है. Third है, most concepts should be arrived at by an inductive approach to the upper primary level. Yes, upper primary level में आप inductive approach से बहुत सारे concepts को arrive कर सकते हो. तो आपका दूसरा और तीसरा तो ठीक है, और पहला गलत है आपका. तो कहाँ पर लिखे हुए ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही आपका करेक्ट हो गया ऑप्शन. फिर नेक्स्ट देखिए 90 आपका लास्ट साइंस का. तो आपकी जो है कक्षा 6ठी में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा लिखती है, ठीक है, जिसमें बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूर तक लुढ़काए रखना चाहते हैं, तो वह बच्चों के उत्तरों का कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है. विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए गलत है. विद्यार्थियों को पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए ये ठीक है. अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्र रणनीति को निर्धारित करने के लिए ये भी बहुत अच्छा है. यह शिक्षार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने के लिए परिभाषा तो बुक में भी दी होती है. तो इसमें जो है बी और सी आपका ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है. तो आज आपका जो है एग्जाम का साइंस वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में हम जो है ये सामाजिक अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसके सभी क्वेश्चंस. तब तक के लिए थैंक यू. वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए. थैंक यू.